आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। हालांकि इससे पहले हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किए हुए हैं इन इसमें रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड लॉ था इंसिडेंट रे, reflected ray and normal lie in the same plane. We have to prove the laws of reflection on the basis of wave theory. ये हमने प्रूव किया था ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि रे ऑप्टिक्स में हमने स्टडी किया था इसके बारे में कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में ये तीनों लाई करते हैं। यही लॉज हमने ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ प्रूव करने हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इसमें हमने लाइट का वेव नेचर कंसीडर करना है। वेव नेचर का मतलब कि अब हम यूज़ करेंगे वेव फ्रंट, कि वेव फ्रंट जो है वो इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डायग्राम को, एक पैरेलल बीम लाइट का इंसिडेंट किया, ये लाइट रे इंसिडेंट कर रही है। सपोज एक पैरेलल बीम जो है वो लाइट रेज का इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट किया, ये लाइट रेज है। अब ये तो थी लाइट रेज, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने एंगल के ऊपर इंसिडेंट करी उतने ही एंगल के ऊपर ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लाइक दिस। ये तो था इसका पार्टिकल नेचर, लेकिन अब हमने कंसीडर करना है इसका वेव नेचर। अगर वेव नेचर लेते हैं तो इसका मतलब ये अगर इंसिडेंट रेज हैं तो इनके ऊपर नॉर्मल जो होगा, अगर मैं इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो नॉर्मल एक्ट कर जाएगा वेव फ्रंट। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ इन दोनों रेज के ऊपर, तो ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल एक्ट कर जाएगा वेव फ्रंट। नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे एक्ट एज वेव फ्रंट। अंडरस्टैंड करना है इसको। मान लीजिए ये कोई ए बी, इंसिडेंट रे के ऊपर जो नॉर्मल था दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब रिफ्लेक्टेड रेज के ऊपर, ये रिफ्लेक्टेड रेज थी, तो रिफ्लेक्टेड रेज के ऊपर अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये नॉर्मल एक्ट कर जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कहने का मतलब अगर ए बी कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो ए डैश बी डैश एक्ट एज रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि पैरेलल बीम है लाइट का तो इसके ऊपर नॉर्मल जो होगा एक प्लेन होगा। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आ गया और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आ गया। और ये जो रे है इसके ऊपर नॉर्मल है तो इसका मतलब ये इंसिडेंट रे एक्ट कर जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्ट कर जाएंगी। समझ आ गई बात। तो अब हम रेज ना कंसीडर करके हम इसको, अगर हम वेव फ्रंट कंसीडर करते हैं तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब हमें इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करने हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करने हैं तो इसका मतलब मान लीजिए कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी है और ये आ गया हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स बाई। तो कंसिडर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी incident on reflecting surface x by।
तो ए बी जो है वो एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि इंसिडेंट कर रहा है किसके ऊपर, एक्स वाई सरफेस के ऊपर। तो ए डैश बी डैश क्या एक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। देन ए डैश बी डैश एक्ट एज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब क्योंकि यहां पर ये जो प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, अब इसको मैं थोड़ा सा अलग डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। इस जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसकी डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, ये वाली जो डायग्राम है इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। मान लीजिए ये प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट किया, ये आ गया प्लेन वेव फ्रंट, यही वाला वेव फ्रंट मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल एवरी पॉइंट एक्ट एज सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, ये अपने आप में ही सोर्स एक्ट कर जाएगा हर एक पॉइंट एंड इमिट इट्स ओन वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब यहां से सेकेंडरी वेवलेट छोड़ना शुरू करेगा ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट भी छोड़ना शुरू करेगा, हर पॉइंट अपने सफेरिकल वेव फ्रंट जो है वो छोड़ना शुरू करेगा। जो पॉइंट ये है वो भी अपने इस तरह से सफेरिकल वेव फ्रंट छोड़ना शुरू करेगा। अब क्योंकि जैसे आप पत्थर फेंकते हैं पानी के अंदर तो उस रिप्पल का साइज जो है वो बढ़ता जाता है, तो इसका भी साइज बढ़ता जाएगा लाइक दिस, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा, यूँ बढ़ता जाएगा। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, इसका भी साइज बढ़ता जाएगा लाइक दिस, इस तरह से ये वेव फ्रंट आगे से आगे चलते जाएंगे। सिमिलरली सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो सबसे पहले डिस्टरबेंस पहुंचेगी पॉइंट बी के ऊपर, सबसे पहले इस सरफेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ से वेव फ्रंट चलना शुरू हुए तो फाइनली यहाँ पर पहुंचेंगे ये, मतलब यहाँ से जो वेव फ्रंट चले वो यहाँ पर पहुंचे। तो सबसे पहले जो डिस्टरबेंस पहुंची वो पॉइंट बी के ऊपर पहुंची, फिर यहाँ से किसी पॉइंट इसके ऊपर डिस्टरबेंस पहुंचेगी, फिर यहाँ से इसमें पहुंचेगी, फाइनली सबसे लास्ट में डिस्टरबेंस पहुंचेगी इस पॉइंट के ऊपर। क्योंकि ये वेवलेट्स जो हैं, जो ये वेव फ्रंट छोड़ते जा रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं। तो सबसे लास्ट में डिस्टरबेंस पहुँचेगी ए से, मान लो मैं कोई पॉइंट बी डैश लेता हूँ। जब तक डिस्टरबेंस ए से बी डैश के ऊपर पहुंचती है तो इनका जो रेडियस है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अब यहाँ से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसका रेडियस इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा लाइक दिस, यूं चलना शुरू हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर डिस्टरबेंस इस यहाँ से यहाँ चलनी शुरू हो जाएगी। जो डिस्टरबेंस यहाँ से यहाँ पहुँची वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस इधर चलना शुरू हो जाएगी, और जो डिस्टरबेंस यहाँ से यहाँ पहुँची वो इधर चलना शुरू हो जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के। अल्टीमेटली ये जो वेव फ्रंट हैं ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का रोल प्ले करेंगे, रिफ्लेक्टेड वेवलेट्स छूटेंगे यहाँ से पहले डिस्टरबेंस यहाँ पहुँची और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चलना शुरू हो जाएगा। यही वेवलेट्स जो हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, ये हर पॉइंट एक्ट करेगा हर एक पॉइंट के ऊपर न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो इसका मतलब अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर इन सारे सरफेसिस के ऊपर जो ये सरफेसिस हैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो टेंजेंट है इट विल एक्ट एज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश, ये आ गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। मतलब कहने का ये हुआ कि जब तक डिस्टरबेंस यहाँ से यहाँ तक पहुँची तब तक डिस्टरबेंस बी से ए डैश के ऊपर पहुंच जाएगी, तो ए डैश बी डैश हमारे पास एक्ट कर जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये आ गया हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, और ये आ गया हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी। ठीक है, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था ए बी, और ये ए डैश बी डैश जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसमें इन डायग्राम्स में थोड़ी सी ज़्यादा इसमें समझ में नहीं आएगा, तो इसको मैं क्लियरली थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ, जो कि आपको सिंगल ही डायग्राम बनानी है। ये जो दो डायग्राम्स बनाई मैंने ये केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई। तो मान लीजिए कि
कोई प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ये आ गया हमारे पास वेव फ्रंट ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब क्योंकि जब तक डिस्टरबेंस ए से यहाँ किसी पॉइंट बी डैश के ऊपर पहुँचती है, ये बी डैश आ गया, तब तक डिस्टरबेंस बी से किसी पॉइंट ए डैश के ऊपर पहुँच गई, यही था। तो इसका मतलब ए डैश बी डैश एक्ट कर जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एक्ट कर जाएगा, ठीक है। मतलब जब तक डिस्टरबेंस ए से बी डैश के ऊपर पहुंची तब तक डिस्टरबेंस बी से ए डैश के ऊपर पहुंच गई, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्टेंसेस हमारे पास बराबर होंगी, क्योंकि लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की वेलोसिटी में किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं आती। तो ये हमारे पास ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट आ गया और ए डैश बी डैश जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एक्ट कर गया। मैंने केवल दोनों वेव फ्रंट को ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि एज द डिस्टर्बेंस, नाउ एज द डिस्टर्बेंस from A reaches to B dash, the disturbance from B reaches to A dash, reaches to A dash। क्योंकि अब रिफ्लेक्शन के बाद मीडियम सेम रहेगा, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस सेम टाइम में ट्रेवल की गई हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी, ए डैश बी। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी। अब ये आ गई हमारे पास दोनों डिस्टेंसेस इक्वल। अब क्योंकि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था तो इसके ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये इंसिडेंट रे एक्ट कर जाएगी, ये वाली रे जो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। सिमिलरली यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो ये भी इंसिडेंट वेव फ्रंट के ऊपर नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट रे कर जाएगी एक्ट। ये एल ले लो, ये पॉइंट एम ले लो। सिमिलरली ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था, अगर मैं इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये रिफ्लेक्टेड रे का रोल प्ले करेगी, ये वाली रे आ गई। ये इसको अगर मैं पॉइंट दे देता हूँ एल डैश और इसको नाम दे देता हूँ, यहाँ पर फिर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट आ गया मेरे पास एम डैश। तो इसका मतलब एल ए एम बी एंड ए डैश एल डैश एंड बी डैश एम डैश ये रिफ्लेक्टेड रे एक्ट कर रही है और एल ए और एम बी इंसिडेंट रे एक्ट कर रही है, ठीक है। नाउ एल ए एंड एम बी एक्ट एज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेस। और दूसरा कौन सी, ए डैश एल डैश एंड B dash M dash, B dash M dash are reflected rays। अब मान लीजिए, अब मुझे प्रूव करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये हो गया इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, तो जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट करेगी लाइट रे उस पॉइंट के ऊपर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एन बी। तो इसका मतलब नॉर्मल इस सरफेस के ऊपर है ये, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली अगर मैं बी डैश पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं
एन डैश बी डैश मैंने एक नॉर्मल ले लिया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे का रोल प्ले कर रही है, देन दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ एंगल एन बी एम, एंगल एन बी एम इज इक्वल टू आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली एन डैश बी डैश एम डैश, एंगल एन डैश बी डैश एम डैश इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मुझे प्रूव करना है अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि जो एन बी है वो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, मतलब मैं इसको एक लाइन मान करके चलूं तो एन बी परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ठीक है, और एम बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो दोनों के नॉर्मल के बीच में एंगल आई है, तो इन दोनों लाइन के बीच में भी एंगल, कंप्लीट एंगल कितना होगा, आई होगा। मतलब एंगल बिटवीन द लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। तो जो एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स एंगल ए बी बी डैश, देयरफॉर फ्रॉम फिगर एंगल कौन सा, ए बी बी डैश, ए बी बी डैश इज इक्वल टू आई, एंड एंगल सिमिलरली ये लाइन इस लाइन के ऊपर नॉर्मल है, हालांकि ये सरफेस है लेकिन मैं अगर एक लाइन मान करके चलूं तो इस लाइन के ऊपर ये नॉर्मल है, और ये एम डैश बी डैश जो है वो इस ए डैश बी डैश के ऊपर नॉर्मल है, इस लाइन के ऊपर ये नॉर्मल है और इस लाइन के ऊपर ये नॉर्मल है। तो इन दोनों के नॉर्मल के बीच में एंगल आर है, तो ये कंप्लीट एंगल भी इन दोनों लाइन के बीच भी एंगल आर हो जाएगा। इट मीन्स ए डैश बी, एंगल ए डैश बी इज इक्वल टू एंगल आर। ये आ गया हमारे पास आर एंगल के बराबर, ठीक है। तो ये एंगल भी आ गया आई के बराबर और ये एंगल आ गया हमारे पास आर के बराबर। अब मेरे पास ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, कौन कौन सी, अब ध्यान देना, यहाँ से ट्राइंगल ए बी बी डैश एंड ट्राइंगल ए डैश बी बी डैश। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल्स ये ट्राइंगल है हमारे पास कौन सी, ए बी बी डैश एंड ए डैश बी, ए बी बी डैश एंड ट्राइंगल ए डैश बी। ये ट्राइंगल्स आ गए हमारे पास। ए बी बी डैश एंड ट्राइंगल ए डैश बी। इन ट्राइंगल्स में से हम देखें अब दोनों में से फ्रॉम दिस टू ट्राइंगल्स, क्योंकि ये लाइट रे है, ये एंगल जो है, देखिए एक तो पहली बात हम डिस्कस कर चुके थे कि ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी, ए बी डैश एंड इक्वल टू ए डैश बी, यानी ये डिस्टेंस इसके बराबर, ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी, ठीक है। एक तो ये साइड बराबर है, दूसरा क्योंकि ये इंसिडेंट रे थी तो इंसिडेंट रे वेव फ्रंट के ऊपर नॉर्मल होगी, तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे थी और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था, वेव फ्रंट के ऊपर ये नॉर्मल थी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए
इज इक्वल टू एंगल ए डैश, मतलब ईच 90 डिग्री। ये हम प्रूव कर चुके हैं, इससे पहले प्रूव कर चुके थे इस इक्वेशन में कि जब तक डिस्टरबेंस यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तब तक डिस्टरबेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, तो अल्टीमेटली ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। सिमिलरली मोर ओवर जो बी डैश है वो आपस में इन दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड बन रही है। तो कौन सी, बी बी डैश इज इक्वल टू बी बी डैश, रीजन कॉमन साइड। अब क्योंकि दो साइड बराबर हैं, एक एंगल बराबर है, तो यूजिंग SAS, साइड एंगल साइड, दो साइड बराबर हैं और एक एंगल बराबर है, ट्राइंगल ए बी बी डैश इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डैश बी, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। अगर कॉन्ग्रेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा और ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, साइड भी बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू, देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही हमने प्रूव करना है। मोर ओवर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ऑल्सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal lie in the same plane, सभी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इंसिडेंट वेव फ्रंट भी उसी प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी उसी प्लेन में है, इंसिडेंट रे भी उसी प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, नॉर्मल भी सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। सो दीज आर द दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो जो रिफ्लेक्शन के लॉस थे, अगर हम लाइट का वेव नेचर लेते हैं तो वेव नेचर के आधार पर भी रिफ्लेक्शन वाला जो फिनोमिनन है उसको प्रूव कर सकते हैं। हालांकि हमने इससे पहले रे नेचर लेकर के रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन प्रूव किया था। ठीक है, क्लियर।